हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू पैंथर। नाउ ये तो सबको पता है कि ट्वेल्थ का अपना नया सिलेबस आ गया है और वो सिलेबस जो है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इस साल से वो लोग ने उसमें एमसीक्यूज़ इंट्रोड्यूस कर दिए और उनके जो एमसीक्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। प्लस इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स है अपने ना वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। पहले कैसा होता था कि जो न्यूमेरिकल्स होते थे उसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाता था। लेकिन अब के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें काफ़ी कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुडे। नाउ first MCQ is what? It is a parallel plate capacitor is charged and then isolated। मतलब क्या हो गया कि पहले उस कैपेसिटर को हम लोग ने क्या किया, चार्ज किया और चार्ज करने के बाद क्या कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। कहाँ से आइसोलेट कर दिया? बैटरी से आइसोलेट कर दिया। द इफेक्ट ऑफ increasing the plate separation on the charge potential capacitance respectively are। so क्या करना है इसमें हम लोगों को कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से हम लोगों ने चार्ज किया, कैपेसिटर से बैटरी को चार्ज किया हम लोगों ने। सी कैपेसिटर है उसको बैटरी से चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और रिमूव करने के बाद इनके बीच का जो प्लेट सेपरेशन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसका चार्ज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो पहले चार्ज पे आते हैं हम लोग। सी चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। चार्ज इज वॉट, Q इज इक्वल टू सी वी। अब अगर इनके बीच का मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे क्या है, अपना नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। और डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद भी जो चार्जेस होंगे वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, बिकॉज सर्किट वगैरह कंप्लीट है नहीं, तो चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। सो वी कैन से दैट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। चार्ज जो है मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो फर्स्ट वाला कांस्टेंट है, सी में भी कांस्टेंट और डी में भी कांस्टेंट है, तो बी क्या हो गया, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, बी वाला अपना एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल दिया है, कैपेसिटेंस दिया है। कैपेसिटेंस के बारे में निकालना आसान है। सी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज व्हाट, एप्सिलॉन 0 A by D फॉर एयर कैपेसिटर, एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर इट विल बी एप्सिलॉन 0 A K by D। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, अगर मैं प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं so डेफिनेटली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन से दैट योर चार्ज इज कांस्टेंट। जो पहला मिला अपना चार्ज कांस्टेंट मिला। कैपेसिटेंस क्या है, वो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द पोटेंशियल, नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला, सो Q इज इक्वल टू सी बाय वी है अपने पास। V निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बाय सी हो जाएगा ना। और Q तो कांस्टेंट है अपना, Q कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गई, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई है। सो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो योर पोटेंशियल इज व्हाट, इंक्रीजेस। सो कांस्टेंट डिक्रीज इंक्रीज, कांस्टेंट डिक्रीज एंड इंक्रीज, सो द आंसर इज व्हाट, सी। ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज निकालना है इसमें इंक्रीज डिक्रीज, अगर फॉर्मूला पता है हम लोगों को तो उसका आंसर हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नाउ सी अ स्लैब ऑफ a slab of material of dielectric constant K has the same area A as the plates of the parallel plate capacitor and has a thickness 3 by 4 D, where D is a separation between the plates. The change in the capacitance when the slab is inserted between the plate is, capacitance में कितना change आएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मैं सॉल्व कर रहा था तो इसमें शायद ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, उसका नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वो। तो मैं ये एज्यूम करके ही सॉल्व कर रहा हूँ कि उसका जो नया कैपेसिटेंस है मुझे वो निकालना है। चेंज निकालना होगा तो जो फाइनल कैपेसिटेंस मिला मुझे माइनस जो इनिशियल कैपेसिटेंस था, इनिशियली क्या था, सी इनिशियली देयर वाज अ डाइलेक्ट्रिक, देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A by D हो जाएगा। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, सी उसने क्या बोला है कि जो सपोज ये मेरा कैपेसिटर है और इनके बीच का डिस्टेंस d है, ओके। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने वो कंप्लीटली स्पेस को फिल नहीं कर रहा है, उसकी कुछ पर्टिकुलर थिकनेस है और थिकनेस कितनी है, दैट इज 3 by 4 D दिया इसने।
तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा। सो फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस, ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये अपना फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालने का। अगर वो कंप्लीटली फिल नहीं करता है तो, अगर कंप्लीटली स्पेस को फिल कर लेता है तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी सिंपली हो जाएगा और के यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा बस। चलो अब यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मूला, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। डी थिकनेस कितनी दी है हम लोगों को, 3/4 डी दिए ना, प्लस डिस्टेंस क्या होगा 3/4 डी अपॉन के। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिल जाएगा मुझे, एप्सिलॉन जीरो, ये मिल गया मेरा d/4, इसको सॉल्व किया मैंने जस्ट, प्लस 3d/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए एप्सिलॉन जीरो, दिस विल बी 4dk प्लस 12d अपॉन 16k। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, देखो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4d कॉमन ले सकते हैं ना। सो ए एप्सिलॉन जीरो 4 एंड d कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, k प्लस 3 बचा, और यहाँ पे नीचे 16k तो अपना एज इट इज पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चल सो दिस विल बी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या मिला मुझे, ए एप्सिलॉन जीरो 4k अपॉन के प्लस 3, ए एप्सिलॉन जीरो 4k अपॉन के प्लस 3, और जो d है मेरा वो एज इट इज रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल कैपेसिटेंस मिल गया, सी डैश ले लो। सो दैट विल बी आंसर डी वाला अपना आंसर उसमें से मैच कर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है हम लोगों को, सी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो पूछ रहा है वो, कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस and dissipated during the charging. So we know that in a battery energy given by the battery, or in a capacitance, in a capacitor energy given by the battery is E is equal to QV. This is the energy given by the battery. But capacitor में energy कितनी store होती है, it is always half QV. हाफ QV मतलब क्या हो गया कि जितनी एनर्जी बैटरी ने दी है उसका आधा जो है वो स्टोर हो गया किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो जो आधी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेट इन द कैपेसिटर, वो क्या होगा। तो दोनों की वैल्यूज तो सेम है, तो जब रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1:1 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत सिंपल सा है, डायग्राम देख के थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत सिंपल। चल क्या दिया है, अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो ये पॉइंट ए हो गया मेरा, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, विच आर एट अ डिस्टेंस 12 अपार्ट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 दिया है। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है सी, तो डेफिनेटली मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, एल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ये जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग विद द सेमी सर्कल सी आर डी, अब सी आर डी से एक चार्ज मूव करता हूँ प्लस क्यू, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, वर्क डन निकालना है कि ये सिस्टम जो है इस प्लस क्यू चार्ज पे, जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू चार्ज, अपने पास प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू लिख दिया मैंने, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, चार्ज की जो फाइनल पोटेंशियल है मतलब जहाँ पे जा रहा है वो उसका पोटेंशियल, तो कहाँ जा रहा है वो जा रहा है डी पॉइंट पे, और कहाँ से जा रहा है सी से, तो मैं क्या लिखूंगा वी डी माइनस वी सी, पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो सी का और डी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, सो पहले सी का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सी पे कितना पोटेंशियल होगा सी, तो सी का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से होगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो वी ए चार्ज है मतलब जो ए पॉइंट पे चार्ज है उसका पोटेंशियल उसकी वजह से, और जो बी पॉइंट पे चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड कर देंगे हम लोग। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और डिस्टेंस, एप्सिलॉन जीरो और डिस्टेंस, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस सिंपली एल होना चाहिए, प्लस और बी पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एल। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा टर्म सेम होगा, तो क्या मिल गया मुझे, सिंपली जीरो मिल गया। तो ये बहुत इजीली आ गया वी सी। अब निकालते हैं अपना वी डी कितना होगा,
मतलब डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज मूव करके सी से आर को फॉलो करते करते डी पे आ रहा है, तो कौन सा पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ स्टेट फंक्शन बोल सकता हूँ मैं अब, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। चलो अब इसमें निकालते हैं पोटेंशियल, तो दोनों चार्जेस की वजह से, हाँ, वी ए प्लस वी बी निकालेंगे हम लोग। अब ए का डिस्टेंस, पॉइंट ए का और डी का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है बेसिकली 3L हो जाएगा, 2L तो बी तक का ही और एक L एक्स्ट्रा आएगा, मेरे पास 3L हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, Q अपॉन 4πε0 3L प्लस, और ये माइनस में आएगा डेफिनेटली, Q अपॉन 4πε0 L। तो जो कॉमन है कॉमन ले लो, Q अपॉन 4πε0 L, यहाँ क्या बचा मेरे पास 1/3 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो मीन्स 1 बचा मेरे पास। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। सो वी डी इज वॉट, -2/3 इंटू 4πε0 L, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये पोटेंशियल मिल गया, डी का पोटेंशियल भाई, कि इतना पोटेंशियल वहाँ पे है और एक क्यू की वैल्यू एज इट इज है। अब वर्क डन के फॉर्मूले में डी की पोटेंशियल और सी की पोटेंशियल रख दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्यू एज इट इज है, डी वाला पार्ट तो जीरो, सी वाला पार्ट तो जीरो मिला, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा -2 स्मॉल क्यू 3 इंटू 4πε0 L, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, सो वर्क डन क्या मिला मुझे, -Q कैपिटल Q 3 2 जा 6πε0 L। तो ये अपना आंसर मिल गया वर्क डन का, कि इतना वर्क उसको करना पड़ेगा। तो सिंपल जस्ट कंसेप्ट यूज करने का, वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल के फॉर्म में याद रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। एज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल याद रखोगे तो मिस्टेक होने का चांसेस है, उसको फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको आप ही सॉल्व करो। सी इसका आंसर क्या मिला हम लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, -QQ अपॉन 6πε0 L। अब इस पे आते हैं। A parallel plate capacitor has a circular plate of radius, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो 8 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। प्लेट सेपरेशन, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, सी दैट इज डी 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। वॉट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, चार्ज पूछा है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। चार्ज पूछा उसने, पोटेंशियल दिया है, कैपेसिटेंस चाहिए, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अपने पास सर्कुलर प्लेट है, हाँ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/D। एयर कैपेसिटेंस है, मतलब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह तो नहीं है, तो के इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ε0, अब ए क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट, और एरिया सर्कुलर शेप में है तो πr² हो जाएगा, और यहाँ पे डी एज इट इज है, बस वैल्यू पुट कर दो। ε0 क्या होगा, 8.85 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू क्या हो गई 3.14, और जो r² आर दिया है हम लोगों को 8 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर अपॉन डी, डी क्या है 10⁻³ में सीधा लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इसके वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तुमको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। एक बार कैपेसिटेंस मिल गया तुमको फैराड में, उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चार्ज, कि उस कैपेसिटेंस पे, उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होता है। तो ये अपने MCQs हो गए, 5 MCQs दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं, एक तो ये सेकंड वाला था, काफ़ी अच्छा था, वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, और जस्ट फॉर्मूला में पुट करना था, बट थोड़ा सा चेंज और उसका थोड़ा सा इशू है इसमें, कि चेंज है या फिर डायरेक्टली न्यू कैपेसिटेंस निकालना है। इसके बाद ये तो ईजी है, ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल वगैरह। ठीक है, तो जो CET वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पेपर अगर इजी होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने प्रैक्टिस के लिए ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, और जो डायरेक्ट सम वाला क्वेश्चन है ना, वो उसने सॉल्व में करके दे दिए। अंडरस्टैंडिंग वाले आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और जो डायरेक्ट सम है, मतलब जैसे फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना, उसके लिए उसने खुद से सॉल्व करके दिया है टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ से हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें अगर कोई MCQs में अभी भी डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी MCQs के, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।